नमस्कार, न्यूज लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। 20 जनवरी जब कभी भी ये तारीख आती है, हर साल जब कभी भी ये तारीख आती है, दरअसल खास तौर से कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है वो एक बार फिर से हरा हो जाता है। वो जख्म हरा हो जाता है जो उन्हें याद दिलाता है कि उनके घर से उन्हें किस तरह से बेघर किया गया था। 27 साल बीत चुके हैं। ये लोग अपने घर के लिए, अपने आशियाने के लिए, अपने राज्य वापसी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इनकी मुराद पूरी नहीं हो पाई है। ये वो तारीख है जो इन्हें एहसास कराती है, हर साल एहसास कराती है कि अपने ही देश में, अपने ही घर में ये रेफ्यूजी की जिंदगी बिता रहे हैं। 20 जनवरी की वो तारीख जिस तरह से आती है वो इन्हें याद दिलाती है कि एक बार फिर से उनके जख्म हरे हुए हैं, उन्हें फिर से वापस जाना है। लेकिन वापस कौन बुलाएगा? जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्या वो जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं? क्या वो लोग जिन्होंने वायदे दर वायदे किए, क्या वो वायदा पूरा हो पाया? क्या उन लोगों की वजह से इन कश्मीरी हिंदुओं का, इन कश्मीरी पंडितों का जो जिंदगी का जो स्वरूप था, जिंदगी के जो मायने थे, वो बदल नहीं गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम हर बार उठाते हैं, लेकिन हर बार जवाब नहीं मिलता। उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार शायद जवाब मिले, क्योंकि सत्ता बदली है और जब सत्ता बदलती है तो उम्मीद ज्यादा जागती है। यही वजह है कि हम आज खास तौर से कह रहे हैं कि दर्द बोला तो सुनाई जरूर देगा। ये दर्द कौन सुनता है और किस तरह से सुनता है? बहुत खास मेहमान हमारे साथ कुछ ही पल में जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करें। उससे पहले इस रिपोर्ट में देखिए 27 साल से चले आ रहे एक ऐसे दर्द की आवाज जिसे अब तक लोगों ने अनसुना किया है। वक्त का कारवां गुजर जाता है एक आशियाना बनाने में। हमने तो जिंदगी गुजार दी अपने ही घर को पाने में। आज 19 जनवरी है और आज से ठीक 7 दिन बाद 26 जनवरी होगी, यानी कि विश्व पटल पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया के 67 साल हो जाएंगे और कश्मीरी पंडितों के पलायन का 27 साल हो चुका है। आज ही के दिन साल 1990 में कश्मीर घाटी के पंडितों के साथ खूनी खेल खेला गया। कट्टरपंथियों ने लाखों परिवारों की जिंदगियों को उजाड़ दिया था। हिंदू परिवारों से बर्बरता की गई, बहन बेटियों से दुष्कर्म किया गया। अपनी अस्मिता को बचाने के लिए सैकड़ों हिंदू बेटियों ने मौत को गले लगा लिया। बचपन की किलकारियां चीख पुकारों में बदल गई थी। कट्टरपंथी ताकतें जन्नत को जहन्नुम बनाती रहीं। कश्मीर जल रहा था। हिंदुओं पर अमानवीय अत्याचारों की पराकाष्ठा अपनी हदें पार कर चुकी थी और यूनाइटेड नेशन मोमबत्तियां जला रहा था। राज की फारूक अब्दुल्ला सरकार ने नरसंहार से मुंह मोड़ लिया। दिल्ली सरकार भी खामोश थी। कट्टरपंथियों ने पंडितों के घरों पर कश्मीर छोड़ने के पोस्टर लगाए। मजबूरन कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़कर वहां से पलायन करना पड़ा। करीब 4.5 लाख कश्मीरी हिंदू इस भीषण नरसंहार से बचने के लिए पलायन कर गए और आज भी वे दर दर भटक रहे हैं। 27 साल पहले घाटी में हुए इस नरसंहार ने पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया और आज भी कश्मीरी पंडित घर वापसी के लिए दिल्ली दरबार की खाक छान रहे हैं। सरकारें आई गईं, लेकिन कश्मीरी पंडित आज भी बेघर हैं। वे अपने घरों को वापस लौट जाना चाहते हैं। वे फिर से एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। वे फिर से जहन्नुम को जन्नत बनाना चाहते हैं। केंद्र में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी तो कश्मीरी हिंदुओं को आस जगी कि अब घर वापसी हो जाएगी, लेकिन हालात जस के तस हैं। आज भी दिल्ली के जंतर मंतर पर वे अपने हक के लिए आवाजें बुलंद कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज कश्मीरी हिंदुओं के साथ खड़ा है। हम आपकी आवाज को दबाने नहीं देंगे। उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। हम कश्मीरी हिंदुओं की घर वापसी करवा के रहेंगे। राजापाल, ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
वक्त का कारवां गुजर जाता है एक आशियाना बनाने में। हमने तो जिंदगी गुजार दी अपने ही घर को पाने में। आज 19 जनवरी है और आज से ठीक 7 दिन बाद 26 जनवरी होगी, यानी कि विश्व पटल पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया के 67 साल हो जाएंगे और कश्मीरी पंडितों के पलायन का 27 साल हो चुका है। आज ही के दिन साल 1990 में कश्मीर घाटी के पंडितों के साथ खूनी खेल खेला गया। कट्टरपंथियों ने लाखों परिवारों की जिंदगियों को उजाड़ दिया था। हिंदू परिवारों से बर्बरता की गई, बहन बेटियों से दुष्कर्म किया गया। अपनी अस्मिता को बचाने के लिए सैकड़ों हिंदू बेटियों ने मौत को गले लगा लिया। बचपन की किलकारियां चीख पुकारों में बदल गई थीं। कट्टरपंथी ताकतें जन्नत को जहन्नुम बनाती रहीं। कश्मीर जल रहा था। हिंदुओं पर अमानवीय अत्याचारों की पराकाष्ठा अपनी हदें पार कर चुकी थी और यूनाइटेड नेशन मोमबत्तियां जला रहा था। राज की फारूक अब्दुल्ला सरकार ने नरसंहार से मुंह मोड़ लिया। दिल्ली सरकार भी खामोश थी। कट्टरपंथियों ने पंडितों के घरों पर कश्मीर छोड़ने के पोस्टर लगाए। मजबूरन कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़कर वहां से पलायन करना पड़ा। करीब 4.5 लाख कश्मीरी हिंदू इस भीषण नरसंहार से बचने के लिए पलायन कर गए और आज भी वे दर दर भटक रहे हैं। 27 साल पहले घाटी में हुए इस नरसंहार ने पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया और आज भी कश्मीरी पंडित घर वापसी के लिए दिल्ली दरबार की खाक छान रहे हैं। सरकारें आई गईं, लेकिन कश्मीरी पंडित आज भी बेघर हैं। वे अपने घरों को वापस लौट जाना चाहते हैं। वे फिर से एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। वे फिर से जहन्नुम को जन्नत बनाना चाहते हैं। केंद्र में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी तो कश्मीरी हिंदुओं को आस जगी कि अब घर वापसी हो जाएगी, लेकिन हालात जस के तस हैं। आज भी दिल्ली के जंतर मंतर पर वे अपने हक के लिए आवाजें बुलंद कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज कश्मीरी हिंदुओं के साथ खड़ा है। हम आपकी आवाज को दबाने नहीं देंगे। उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। हम कश्मीरी हिंदुओं की घर वापसी करवा के रहेंगे। राजा और चलिए इस वक्त मेरे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। आज मैं उनका स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपसे परिचय भी करा देती हूँ। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं APMCC के चेयरपर्सन रविंद्र पंडिता जी, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं JFKPS से कमल किशोर शर्मा जी, जो लगातार न्याय की आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। थिएटर पर्सनालिटी और लेखक अंजलि कौल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत। और वो कश्मीरी पंडित जो 27 सालों से अपना दर्द लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से सुरेंद्र मिर्जा जी और संदीप राजकौल जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं रविंद्र पंडिता जी से शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि लगातार रविंद्र जी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर और देख रहे हैं स्थितियों को। 27 साल हो चुका है, क्या कुछ बदला है या बदलने वाला है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? देखिए, 19 जनवरी की ये रात थी 1990, जब हम लोग वहाँ से पलायन कर गए। जो उस रात की घटना थी, जो कि पहली बार विश्व में देखने को मिला कि अपने ही देश में कि बेघर हो रहे हैं। 2% हमारी टोटल पॉपुलेशन है। पहले हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा। 98% वहाँ के लोकल मुस्लिम्स हैं एंड अदर्स हैं। और कैसे एक साजिश के तहत पाकिस्तान की शह पे एक इस्लामिक स्टेट क्रिएट करने के लिए, ये सबको ये पता है, सब ने देखा है। खैर मैं भी ये थोड़ा बयान करूं कि एक साजिश के तहत कैसे उन्होंने कश्मीरी पंडित, जो कि नेशनलिस्ट फोर्सेस थे वहाँ पे, जो कि पूरे भारतीय नागरिक करार दिए गए थे, उनको कैसे वहाँ से भगाया गया। ये 19 जनवरी की रात थी, जब लाउड स्पीकर्स पे आके पूरी घाटी में ये ऐलान कर दिया गया कि कश्मीरी पंडित यहाँ से भागें। उससे पहले भी कुछ महीनों पहले ये साजिशें चल रही थी, कभी पोस्टर, कभी ये, कभी वो। और एक तरह से एक पूरा फंडामेंटलिस्ट अप्रोच जो उनका था कि हम एक इस्लामिक स्टेट क्रिएट करें यहाँ पे, उसमें मेरे को लगता है कि आज की डेट में भी 27 साल गुजर गए, 28वें साल में हम एंटर कर रहे हैं और उसमें कोई बदलाव तो आया नहीं है। अभी भी वही चीज़ रिपीट हो रहे हैं। थोड़ा सा मॉडस ऑपरेंडी, थोड़ा सा उनका जो है तरीक़ेकार जो है, जो करने की
शैली है, कार्यशैली, उसमें थोड़ा सा हल्का सा बदलाव यूँ आया है कि आप लोगों को ज़्यादा इंडिजिनस हो गए, ज़्यादा जो है ये मामला विश्व स्तर पे उछल गया है, जो उस टाइम 1990 में नहीं हुआ था। 1990 की पर जो त्रासदी है ये भी पहली बार विश्व में देखने को मिली है कि अपने ही देश में अपने देशवासी कैसे रिफ्यूजी बन गए। और पूरे इस टाइम पूरे मुल्क में हम लोग कई शहरों में कैसे बसे हुए हैं और क्या पीछे हुआ है, क्या सरकारों का रवैया रहा है, वो तो खैर आगे बढ़ के कर लेंगे बात, पर कोई खास बदलाव नहीं आया है। ये है कि इंडिजिनस हो गया है मामला, की मामले में तरीक़ेकार में थोड़ा बहुत तब्दीली आई। ठीक है, संदीप राजकौल जी, जैसा कि रविंद्र जी कह रहे हैं कि मामला जो है थोड़ा इंडिजिनस हो गया है, अब लोगों तक आवाज़ और थोड़ा एक ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट हुआ है, लोग आवाज़ से आवाज़ मिलाने लगे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आप भी कश्मीरी पंडित हैं, आपका भी दर्द आज हम साझा करें, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल है। हमने देखा बीते दिनों बुरहान वानी की तरफ से जब उसका एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद एक वीडियो जारी हुआ, इंडियन मुजाहिदीन ने भी कहा कि हम तो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नहीं है, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बुरहान वानी का भी वो वीडियो डाला गया। तो एक माहौल तो सरकार कह रही है कि हम माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरा वहाँ पे अलगाववादी और ऐसे जो स्टेट एक्टर्स कहेंगे सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर में जो हैं वहाँ पर, वो भी आपके लिए कह रहे हैं कि हम तो आपके खिलाफ नहीं है, आप आइए। क्या ये सिर्फ दिखावा मात्र है या वाकई आपको लगता है कि हाँ अगर ऐसा किया जाए तो हालात बदलेगा? सुरेंद्र कौल जी। देखिए, वो जो भी कह रहे हैं, वो जो कहते हैं एक गड़ियाली आंसू बहाना, वैसी बात है। शायद हो सकता है कई लोगों को ना पता हो, ये जो बुरहान वानी जब मारा गया और उस टाइम पे जो हमारे जो कश्मीरी पंडित विस्थापित एम्प्लॉयज़ बेसिकली जो थे, जिनको प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत वहाँ पे उनको लाया गया था और उनको एक कॉलोनीज़ में बसाया गया था। कॉलोनीज़ में यहाँ पे वर्ड कर रहा हूँ। हाल कैंप में आपको शायद सुन के हैरानी होगी कि हाल कैंप में जो ये भीड़ है और जिनको मस्जिद से ऐलान हो रहा था कि बुरहान वानी को मारा गया है और इसके जिम्मेदार जो है वो सीधे सीधे जो है कश्मीरी हिंदू है, भारतीय है। क्यों? क्योंकि ये भारत के वासी है, ये भारत को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और 5000 लोग उन्होंने हाल कैंप को घेरा और बहुत कोशिश की अंदर जाने की। जब वो कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने वहां पे एक छोटी सी एक स्ट्रीम थी, उसको डाइवर्ट कर दिया। वहां पे 3 फुट पानी में वो डूब गया। ये वही लोग थे जो कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाओ। तो आप ये बताएं, जैसे कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, उनके एक्शंस कुछ और है। वो जो कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं, दिखावा है, सिर्फ दिखावा है। आप ये बताइए, इतनी वहां पे इतने प्रोटेस्ट हुए, आज तक कभी ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ है कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाओ? आज तक 5 लाख 10 लाख मुसलमान क्यों सड़क पे नहीं उतरे कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाओ? और क्यों हमेशा जब भी कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात होती है तो लाखों मुसलमान सड़कों पे क्यों आ जाते हैं और इसका वो विरोध करते हैं कि नहीं जी, इनको वापस नहीं बसाना है। कि किसी भी तरीके से, चाहे कुछ बहाना देके चाहे कुछ बहाना देके, 27 साल से हमारी सरकार ये कोशिश कर रही है कि कश्मीरी पंडितों को पुनः वहां पे बसाया जाए, मगर हमेशा जितनी बार भी ऐसी कोशिश की गई है तो ये सेपरेटिस्ट और इनका जो मशीनरी है वो आड़े हाथ आ जाता है। और बिल्कुल मतलब ये तो सीधी सी बात है, यानी वो सबसे बड़ा रोड़ा अटका देते हैं और दूसरा है कि सरकारें भी उसके आगे घुटने टेक देती हैं। सीधी सी बात अगर देखा जाए दूसरे एंगल पे। सुरेंद्र मिर्जा जी, अब ख़ास तौर से आज की तारीख में ये कहा जाता है कि आप वापस आइए, आपके लिए माहौल बन रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस माहौल की बात बीती सरकारों ने जो किया वो तो हम देख चुके हैं कि अगर फारूक अब्दुल्ला चाहते तो ये होता ही नहीं, लेकिन अभी जो एक बदलाव आया है, जो सरकार बदली है, उसका कहना है कि हमने माहौल बदलने की कोशिश की है। क्या वो कोशिश आपको धरातल पर नज़र आ रही है? ज़मीनी हकीकत आप क्या देख पा रहे हैं? वो जो लोग ये कह रहे हैं आपकी चैनल्स पे या पेपर्स में कि माहौल बन रहा है, आज कश्मीर सिक्योर हो रहा है कश्मीरियों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए, मैं उनसे आपके इस चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे लाल चौक में एक तिरंगा फैला के दिखाए। एग्जैक्टली, बहुत जिस दिन वो करेंगे मैं अपने बच्चों के साथ बिना किसी सिक्योरिटी के चला जाऊंगा।
I will not ask any security. I will not ask any financial assistance. I'll go off my own. पर एक आदमी वहां जाके लाल चौक में झंडा फैला के अपना घर तक जिंदा पहुंचे। ये बातें मीडिया में करने वाली हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। जमीनी हकीकत यह है कि मैं जब कश्मीर से निकला, मैं जवान लड़का था, आज मैं बूढ़ा हो गया हूं। और मेरी ये सारी जवानी अपना रोजगार, अपने बच्चों की देखभाल, अपने कल्चर को कहीं से ढूंढूं, कहीं कोई है जो कश्मीरी बोलता है, जिसको कश्मीरी रिवाजों के बारे में पता है, जो मैं कश्मीरियत खो चुका हूं, वो मुझे मेरे बच्चों को कौन समझाएगा। क्या जब से छोड़ा है, जैसे आपने बोला भी कि आपने पूरी जवानी आपकी बीत गई, आप जिन जगहों पे आए, खासतौर से अगर आप दिल्ली भी आए, क्या आपको लगा कि यहाँ आने पर भी आप लोगों को उस तरह से लिया गया जैसे लिया जाना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों को हिंदुस्तान के लोगों से शायद एक मुगालता था हमारा, क्या हम लोगों को वहाँ लोग सहारा देंगे। हम घर छोड़ के आए हैं, हम बिल्कुल कंगले होके आए हैं। महलों में रहने वाले लोग वहाँ, मैं आपको बता दूं और आपके इस चैनल के माध्यम से बाकी हिंदुस्तान के लोगों को बताऊं, गरीब से गरीब कश्मीरी पंडित 500 स्क्वायर यार्ड के मकान, प्लॉट में मकान, कोठी में रहता था। फ्लैटों की भाषा हमें मालूम नहीं थी। आप दिखा रहे हैं अपने चैनल पे, इतनी बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले लोग, एक कमरे में 3-3 फैमिलियां रही हैं यहाँ, और हमें किसी ने कोई सहारा नहीं दिया। उस वक्त की गवर्नमेंट ने, मुझे याद है, 450 रुपए पर फैमिली रिलीफ दिया था, 450 रुपीज। एंड आई वुड लाइक टू आस्क द पीपल जिन्होंने वो सैंक्शन किया था, जिन्होंने वो सोच समझ के एक बनाया था कि 450 रुपए में ये लोग जिंदा रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो कैसे रहेंगे, ये नहीं सोचा गया। उस वक्त अफगान मुझे रिफ्यूजीज को 2000 रुपए मिलते थे। मतलब अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ एक बड़ा भेदभाव, एक पूरी तरीके से उनको दरकिनार किया गया और अपने ही देश में उन्हें रेफ्यूजी बना दिया गया। और कितनी बड़ी विडंबना है कि बांग्लादेशी जब यहाँ आते हैं तो हम पूरी तरीके से उनके साथ खड़े हो जाते हैं। हमारी सरकारें भी बहुत सारी बातें करती हैं, लेकिन अपने ही देश में जो ख़ास तरीके से जो संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। मैं कमल किशोर जी के पास जाना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया है, रिसर्च की है, ख़ासतौर से जस्टिस के लिए ये काम भी कर रहे हैं। कमल जी, एक रिपोर्ट आई थी 2015 में, जिसमें हुआ कि बहुत सारे लोग लौटे, लेकिन हकीकत ये थी कि 2015 में सिर्फ एक कश्मीरी परिवार था जो वापस लौटा था। 2016 की एक रिपोर्ट आई जो ये कहती है कि करीब 1800 लोग लौट चुके हैं कश्मीर में, जो कश्मीरी हिंदू हैं वहाँ लौट चुके हैं। आपने तो तमाम तरीके से वहाँ आप काम कर रहे हैं, क्या देखा आपने इस रिपोर्ट में, कितनी सच्चाई है? देखिए, रिपोर्ट को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि सरकारी आंकड़े हैं। उसमें सच्चाई यही है कि जो संदीप जी ने बताया, जो प्रधानमंत्री जी का जो रोजगार पैकेज था, मजबूरी में जो अपना घर बार सब कुछ लुटा कर आए, उन्हें जॉब के सिलसिले में वहां जाना पड़ा और वही डाटा आपने पेश कर दिया कि 1800 फैमिली चली गई। नंबर 1। नंबर 2, ये काम जो भी हुआ है वो भी सिर्फ अपना फेस सेविंग के लिए गवर्नमेंट ने कराया, क्योंकि कश्मीर में, कश्मीर हिंदुस्तान का है कहने वाला यदि कोई है तो वो कश्मीरी पंडित है। चाहे वो ये टेररिस्ट हो और हिंदुस्तान, उसके बीच में कौन आया? कश्मीरी पंडित। सेपरेटिस्ट और हिंदुस्तान के बीच में कौन सीना तान कर खड़ा हुआ? कश्मीरी पंडित। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जब भी बात होती है कि कश्मीर किसका है, तो वहाँ चाहे वो आतंकवादियों की गोलियों का सामना करना हो, चाहे तिरंगा उठाना हो, आपने एनआईटी का केस भी देखा होगा। हाँ, बिल्कुल। तो वहां पर कश्मीरी पंडित ही है जो कि हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो पैकेज दिया गया है वो फैमिलीज रही हैं, और वो भी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद उनको भी 6 महीने तक घुसने नहीं दिया गया।
दूसरा मैं आपको थोड़ा सा माफ कीजिएगा, करेक्ट करना चाहूंगा। अभी आपने बोला कि बुरहान के वीडियो में भी था कि कश्मीरी पंडित वापस आए, उसमें ऐसा नहीं था लावनी जी। उसने जिस तरह से कहा था उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन मैं आपको एक एक वर्ड बता देता हूँ, मेरे पास उसका वीडियो भी है। उसने ये कहा था कि अमरनाथ यात्री जो है वो हमारे भाई हैं, हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए यदि अलग से कॉलोनियां बनाई गई तो हम उन पर हमला करेंगे। ये एक बुरहान वानी का स्टेटमेंट नहीं था, ये पूरे कश्मीरी यूथ का स्टेटमेंट था। अगर वो कश्मीरी यूथ का स्टेटमेंट ना होता तो 132 दिन तक कश्मीर ना जलता बुरहान के मर्डर के बाद। मर्डर नहीं, उसे मैं एनकाउंटर कहूंगा, वो एक आतंकवादी था। और जो आपने कहा है कि 27 साल में कुछ बदला है, तो कुछ भी नहीं बदला है। अभी 3 दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर अनरेस्ट के दौरान जो लोग मारे गए हैं उनको 5-5 लाख एक्स ग्रेशिया देने की बात करी है, और जो पैलेट गन से जख्मी है या ब्लाइंड है उनको नौकरी देने की बात करी है। हाँ, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के लिए कहीं कुछ नहीं है सीधे तौर पर। तो इसमें सही बात तो यह है कि कोई भी हालात आज तक बदले नहीं है, ठीक है। और एक भी पनिशमेंट नहीं हुआ है। कश्मीरी हिंदू की कोई सेफ्टी नहीं है। अभी एक अष्टमी वाले दिन वहां पर कश्मीरी हिंदू जा रहे थे, जम्मू से कश्मीर के रास्ते में कितनी जगह उन पर अटैक हुए हैं। आप इस चीज को देखिए और आपको पता लग जाएगा कि कश्मीर में क्या हो रहा है। तो ये हालत है। मैं अंजलि जी से भी एक कमेंट लेके फिर ब्रेक पे जाना चाहूंगी। अंजलि जी, आप क्योंकि थिएटर आर्टिस्ट हैं, आप लेखक भी हैं, हमने देखा बीते दिनों ज़ायरा वसीम एक ऐसी युवा जो कश्मीर की आवाज़ बनकर उठ सकती थी, रोल मॉडल बनाया जा सकता था उसे, वो बन सकती थी, युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकती थी। लेकिन देखिए क्या हुआ कि ज़ायरा सामने आती है, उसकी प्रतिभा को दरकिनार करते हो, वहाँ पर उसे धमकियाँ मिलने लगती है। वो छोटी सी बच्ची सॉरी बोलती है और अपना पोस्ट वापस ले लेती है। तो क्या आप एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, आप कला से जुड़ी हुई हैं, क्या आपको लगता है कि जो कला प्रेमी हैं, जो कला से जुड़े हुए लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर में वाकई प्रतिभावान युवा हैं, अगर वो चाहें तो उनको वो माहौल मिल सकता है वहाँ पर या नहीं मिल सकता? देखिए, मैं कहूँगी कि जो आर्ट है इसका कोई मज़हब नहीं होता है। और ये आर्ट एक माँ की तरह है। जो माँ की ममता होती है वो चाहे पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो, वो एक जैसी होती है। रही बात ज़ायरा की, एक कम्युनिटी को, एक कौम को, जो हमारा कंपोजिट कल्चर हुआ करता था वहाँ पर, तो उसको हमारा आर्ट एंड कल्चर ही जिंदा रखता था। जैसे ईद के दिन हमें ईदी मिलती थी, शिवरात्रि के दिन हम लोग आपस में बांटते थे, अखरोट बांटते थे। तो इस तरह का एक कल्चर हुआ करता था, तहजीब हुआ करती थी आपस में। तो उसको कोई नहीं बदल सकता। ललेश्वरी हमारी ही थी, हवा खातून हमारी ही थी, तो इस चीज़ को कोई नहीं बदल सकता। आर्ट एंड कल्चर में पॉलिटिकल कोई इशू नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसको इशू बनाया जाता है। इनको इशू बनाया जाता है क्योंकि उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने होते हैं। लेकिन जिस वजह से वो हैं वहाँ पर, जिन लोगों की वजह से अस्तित्व में आए वो लोग जो वाकई जम्मू कश्मीर के एसेंस हैं, जो वहाँ की सांसें कही जाती हैं, उन लोगों के बारे में कब सोचेंगे आप, कब सुनेंगे उनकी दर्द की आवाज़? इस चर्चा को और इस दर्द की आवाज़ को हम आगे भी जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो जन्नत की गलियों में सब लोग मिलकर नगमा गाएंगे कैसे, जबकि वो लोग जो वाकई जन्नत के एसेंस थे, जन्नत के रंग थे, वो तो वहाँ मौजूद ही नहीं है। वो कश्मीरी पंडित जो 27 सालों से अपनी ज़मीन पर, अपनी मातृभूमि पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं, जो 27 सालों से रिफ्यूजी के जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जब तक वो लौटेंगे नहीं, कैसे सब मिलकर नगमा गाएंगे? तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? हम आज इस पर भी जवाब लें। हम खास तौर से कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आपको इससे पहले सुना देते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है और अब तो जम्मू कश्मीर कश्मीरी हिंदुओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है और हम काम कर रहे हैं, वो क्या दावे कर रहे हैं, ज़रा उनके दावे भी सुन लीजिए। अच्छा इनिशिएटिव है, सारे हाउस की तरफ से गया है। तो दिस मीन्स कि कैसे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो चाहता है कि पंडित वापस आ जाएं। जैसे मेरा हक है वैसे ही उनका भी हक है, उनका भी कश्मीर इतना है जितना हमारा है या वहाँ रहने वालों का है। लेकिन मेरा मानना है कि आज शायद
पंडितों को कश्मीर की इतनी जरूरत नहीं जितनी कश्मीर को पंडितों की जरूरत है। करारदादें पास करके एक दूसरे पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं। अगर कश्मीरी पंडितों को वाकई वापस आना है तो उसके लिए जरूरी है कि जो अक्सरियती कम्युनिटी है उन दो के दरमियान गैप्स को कम किया जाए और जब तक वो अपने अपने घरों में जहां वो रहते थे वापस न आ जाएं, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और हम उमर साहब से यही कहेंगे कि करारदादों से लोग घरों को वापस नहीं आते। अगर करारदादें इतनी इंपॉर्टेंट होती तो फिर शायद आज तक आपको ऑटोनॉमी मिल गई होती। चलिए, पीडीपी विधायक इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अशरफ मीर साहब जुड़ रहे हैं। अशरफ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। सीधा सवाल करूंगी सर, मैंने अभी सुना कि आपके ही सरकार के मंत्री कहते हैं कि कश्मीर को जरूरत है कश्मीरी हिंदुओं की, लेकिन जो आप जरूरत तो बता रहे हैं, लेकिन जरूरत को पूरा करने के लिए क्या माहौल वहां पर है कि ये कश्मीरी हिंदू वहां वापस आ सके? अशरफ मीर साहब, अशरफ साहब, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? अशरफ साहब, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? तो शायद उनको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। बहरहाल, मैं अपने खास मेहमानों के पास वापस लौटना चाहती हूँ। रविंद्र जी, आपने सुना कि हमने देखा नईम अख्तर ये कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम ये चाहता है कि कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित वापस लौटें, लेकिन ये पॉलिटिकल सिस्टम चाहता है। चाहत और चाहत को अमली जामा पहनाने में एक अंतर होता है। ये अंतर क्या ये लोग समझ पा रहे हैं? नहीं, ये तो कोई पहली बार तो नहीं हुआ है। ये तो जितनी सरकारें बदली हैं सब ये कह रहे हैं अपने पॉलिटिकल स्कोर्स के लिए, अपने पॉइंट्स बनाने के लिए। पर वाकई किसी ने इस पे कोई अमल करी है, कोई ब्लूप्रिंट आया है? ना सिर्फ हम सिर्फ राज्य सरकार को गलत ठहरा रहे, केंद्र सरकार ने भी क्या किया। केंद्र सरकार अभी भाजपा की सरकार से इतनी उम्मीदें हमारी लगी हुई हैं। जब इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो आ गया तब तो इन्होंने बहुत कुछ बोला था कश्मीरी पंडित्स के इशू के बारे में, आर्टिकल 370 के बारे में। तो तब उसके बाद अमल और कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अब कथनी और ये वहाँ के जो है बेसिकली सेपरेटिस्ट्स आर कॉलिंग द शॉट्स। उन्होंने जो कहना है वही वहाँ की रूलिंग सरकार कहती है, उसमें कोई दो राय तो है नहीं। ये जैसे कहते आए हैं सरकार, ये जो वर्तमान सरकार है वो ये कहती है कि हमने भाई जमीन तो हमने आप ढूंढ निकाली है, आपके लिए जमीन सुरक्षित है। जमीन को लेकर जो आप लोग आवाज उठाते कहते हैं वो आए तो सही, हमने तो जमीन आपके लिए अलग कर ही दी है। जो इस तरह से बयान आते हैं, नहीं, हमारी तो 3 एस्पिरेशंस है जी, बड़ी क्लियर। इट इज पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। और इस चीज के लिए जब तक ये हम स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक ये कश्मीरी पंडित को एक स्टेक होल्डर ना माने, इन्होंने अभी इग्नोर कर रखा है, ये आपस में करे जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित इज ए स्टेक होल्डर, जब तक हमसे ये बात ना करे। 27 साल कोई छोटी जो है, ये छोटा कोई टाइम नहीं है, टाइम पीरियड। 27 साल के बाद ये सोच रहे हैं कि जिस पंडित को हमने भगाया और ये जस्ट कथनी के लिए हम कहें कि वो मोस्ट वेलकम है, वो आ जाएं अपने घरों में बसे। किन घरों में बसे? वो 27 साल के बाद क्या करेगा वहाँ? कंपोजिट कॉलोनीज बनाएगा क्या? वो आज की डेट में हमारा बच्चा उनके बच्चे को जानता है? जो कश्मीरियत हमारे टाइम पे थी, हमारे बुजुर्गों के टाइम पे थी, क्या वो चीज़ हम केवल पैसे के लिए थोड़ी कर रहे हैं? पैसा तो हम यहाँ भी कमा सकते हैं। वी आर एन इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी, हम तो कमा रहे हैं, कहीं भूखे नहीं मर रहे हैं। वो पैसा के लिए हम हाथ नहीं फैला रहे हैं, हम तो हाथ फैला रहे हैं डिग्निटी। कश्मीर लैंड बिलोंग्स टू अस। हम तो यूं कह रहे हैं कि खाली कश्मीर ही नहीं है, पूरा पीओके तक जो गुलाम कश्मीर है वो हमारा है, पूरा J&K स्टेट हमारा है अप टू पीओके। वो डिग्निटी के साथ मिले। ये आपसी जो ये गिमिक्स उठा रहे हैं, ये तुकबाजी कर रहे हैं, ये तो अपना पॉलिटिकल स्कोर्स के लिए कर रहे हैं। ये तो इसमें कोई प्रैक्टिकल तो दिख नहीं रहा है आज तक। आप लोगों का संगठन है, आप लोगों ने कभी कोशिश की जिस तरह से बातचीत की? कहते हैं कि जो एक गैप था वो गैप भरने की जरूरत है। आप लोगों ने कुछ कोशिशें की तो क्या उस कोशिशों का कुछ असर नजर आया? देखिए, हमारा जो संगठन है, हम मंदिर की रिकलमेशन यानी मंदिर को वापस तामीर करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए, और मंदिरों की जितनी जमीनें इन्होंने खाई थी, ना सिर्फ अलगाववादियों ने या लोकल्स ने, बल्कि कई जगह पे हमने देखा सरकार ने कैसे एनक्रोचमेंट करी थी। हमने काफ़ी करीब 50 मंदिर आइडेंटिफाई करके वो आज तक करे हैं। हम अभी भी वहाँ रह रहे हैं। ये पहलू इतना आसान नहीं है जितना यहाँ पे बैठ के हम सोच रहे हैं कश्मीर के पहलू को ऐसे सुलझाया जा सकता है। एक पहलू ये है कि हमारा अभी भी वहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं। हमारा खुद का आश्रम चल रहा है, हर महीने हवन होता है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई गोली से उड़ा दिया गया, हवन नहीं चल रहा है। 2006 से आश्रम रेनोवेटेड है,
जितने मंदिर हमने रेनोवेट किए उनमें रह रहे हैं। पर जो एक अलगाववादी का जो मूड है, जो उनकी पीछे साजिश है, वो है कि ये परमानेंटली यहाँ ना सेटल होए। जहाँ तक टेम्पल्स और श्राइन्स का सवाल है, जो रिलीजियस एक्टिविटी है, उस पे मुझे लगा जाती तौर पे, मैं हर महीने जाता हूँ, उतना ऐतराज नहीं है उनको। बस वहाँ पे परमानेंट अगर आप पहुंचे तो उस पर ऐतराज है सीधे। डेफिनेटली एक इंटरेक्शन हो जाती है। हम लोग वहाँ मंदिर चला रहे हैं, वही लोकल्स मजदूर लोग हैं, वही लोकल दूध वाला है, वही चाय वाला है, सब्जी वाला है, वहाँ कोई हिंदू तो है नहीं जो अब रह रहा है, तो उनसे ही इंटरेक्ट करना पड़ेगा। वही बस वाला है, वही स्कूटर वाला है, वही ऑटो वाला है, वो तो हो गया इंडिविजुअल लेवल पे। पर पीछे उनके पीछे साजिश क्या है एग्जैक्टली कि ठीक है मंदिर तामीर हो रहा है, पैसे हमें ही आ रहे हैं, इन्होंने यहाँ बसना है नहीं, ये तो मंदिर चलाने के लिए एक महीना आगे हमने यात्राएं काफी शुरू करी। यात्रा के टाइम पे भी क्या डिफिकल्टीज वहाँ हो रही है, क्या नहीं हो रही हैं। अभी मिलिटेंसी में भी बुरहान अबानी के जो ये पीछे फसाद हुआ है 6 महीने का, हमने इस साल भी गंगबल यात्रा करी है। हम केवल 10 लोग गए हैं और किन परिस्थितियों में गए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और 2 साल पहले कैसे हमारी कौसरनाग यात्रा ही उन्होंने रोकी, तो अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि पीछे माइंड सेट उनका बड़ा क्लियर है कि यहाँ पे इस्लामाइजेशन ही रखनी है बस। हाँ, और मतलब इसको उसको change इस्लामिस्तान बनाना है सीधे तौर पर। करना। ये खास तौर से ये लोगों की तरफ से जो इंडिविजुअल कोशिश है, इंडिविजुअल कोशिश को जो बल मिलना चाहिए वो बल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि माइंडसेट चेंज नहीं हो पा रहा है। बहरहाल मैं आगे अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले खास तौर से आपको बताना चाहेंगे कि हमने अपनी फोन लाइन ओपन कर रखी है। हमारे वो दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनके जहन में कुछ खास सवाल है या अपने मन की कोई बात है जो हमसे साझा करना चाहते हैं, हमारे मेहमानों से साझा करना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कि कांग्रेस के खास तौर से कांग्रेस का इस पूरे प्रकरण पर 27 साल हुआ, उनकी सरकारें भी आई, उनके गठबंधन की सरकार भी थी, केंद्र की भी सरकार थी, सिर्फ जुबानी जो कोशिश होती रही, उस कोशिश का असर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनके खुद के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला क्या कुछ कहते हैं, उस पर भी एक नजर डालते हैं। कश्मीर पूरा जो इतिहास है वो केवल एक धर्म के आधार पर नहीं, बड़े बड़े सूफी संत और अलग अलग परंपराओं का मिश्रण, यही जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है। कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर का एक अभिन्न हिस्सा थे, हैं और सदैव रहेंगे। स्वाभाविक तौर से जमीनी हालात पैदा करने की जरूरत है जहां लोग भाईचारे में रह सकें। केवल विधानसभा के प्रस्ताव से हल नहीं निकलेगा। कितनी अफसोस की बात है कि परंपराओं के मिश्रण की भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विधानसभा में प्रस्ताव पास करने से बात नहीं चलेगी। लेकिन रणदीप जी को यह भी याद होगा कि इनकी भी सरकार थी, केंद्र में भी थी, गठबंधन की सरकार भी थी, बावजूद इसके 27 सालों में वो जमीन नहीं मिल पाई जिसकी दरकार इन लोगों को है। मैं सुरेंद्र मिर्जा जी के पास आती हूँ। सुरेंद्र जी, आपने जैसे कहा कि आप जवानी आपकी वहाँ जवान थे, आप उस वक्त जब हटाए गए थे वहाँ से, आप लोगों को जिस तरीके से भागना पड़ा था, अब इतना समय आपने गुजार दिया, खास तौर से जो आने वाली पीढ़ी है, जो अभी की पीढ़ी है, आप उनसे जब बात करते हैं तो क्या अब वो ललक, वो लालसा उनके अंदर नजर आती है कि हाँ हमें वापस लौटना है, हम भी देखना चाहते हैं, हम भी उस संस्कृति में रहना चाहते हैं जो असल में हमारी रूट है? देखना चाहते की बात है तो कश्मीर को तो सारा वर्ल्ड देखना चाहता है, खूबसूरत जगह है, तो मेरे बच्चे भी चाहते हैं स्टेबिलिटी के साथ वही। लेकिन जहां तक कल्चर की बात है, जहां तक वहां सेटलमेंट की बात है, उन्होंने बचपन से हम लोगों से, अपने बुजुर्गों से या टीवी चैनल से, मीडिया से यही सुना कि वहां गोली चल रही है, वहां बॉम्ब फट रहा है, वहां नहीं जाना, मर जाएंगे। उस खौफ में वो जो कश्मीर की, जो उनके दिलो दिमाग में जो कश्मीर की एक पिक्चर बनाई गई है कि हिंदू को वहां मुस्लिम कट्टरपंथी मारेगा, वहां जाना नहीं है। उस खौफ के बावजूद भी अगर कोई बच्चा जाता है, वो इसी मानसिकता से जाता है, मैं जा रहा हूं, पहलगाम देख के आऊंगा, गुलमर्ग देख के आऊंगा, वापस आना है, घूम के चलाऊंगा बस। बिकॉज उसके दिमाग में इस बात को बिठाना, बेटा ये हमारा घर है, हम यहीं से हैं, हमारी जड़ें यहाँ हैं, इस बात को कुछ लोग तो हम में से हैं जो कन्विंस कर सके हैं अपने बच्चों को, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाए, जिनके कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनके अपने बहुत क्लोज रिलेशंस मरे हैं,
जिनको मारा गया, कत्लेआम किया गया, तो वो डर अभी तक वो उन डर फैमिली से, उन बच्चों से वो डर कहीं बाहर ही नहीं आ रहा है। अब जैसे अभी आपके कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे सुरेंद्र जी, थे, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। इस वक्त मेरे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं। विनोद पंडित जी हैं। विनोद जी बोलिए। जी जी हाँ, अभी जो ये जैसे आप बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज की जो बात कर रहे थे आप कि वो इंटरेस्टेड है। देखिए, जम्मू कश्मीर की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। क्यों? क्योंकि चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, चाहे वो रही है, या कांग्रेस की कोalition रही है पीडीपी के साथ, या आप की सरकार, क्योंकि कभी इन्होंने ऐसा कोई सीबीएम नहीं किया है जिसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कश्मीरी पंडित के बारे में आ जाए। और अगर आप देखेंगे, जैसे आज उमर अब्दुल्ला ने प्रस्ताव जम्मू कश्मीर विधानसभा में किया है और एक रेजोल्यूशन पास कराने की कोशिश की कि कश्मीरी पंडित कश्मीर आए, लेकिन ये वही उमर अब्दुल्ला था कि जब इसी की सरकार ने कौसरना को रोका है, कौसरना यात्रा को रोका है। और दूसरी बात, जब यही मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार थी, कश्मीर में जगह जगह बोर्ड लगाए गए पीओके शारदा के लिए, और उस टाइम भी एज ए सीबीएम ये शारदा मंदिर नहीं खोल पाए। और जो कश्मीरी मुस्लिम है वो आज भी परमिट पे जाते हैं, गुलाम कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, और वहाँ के जो मुस्लिम है कश्मीर आते हैं, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। और तीसरी बात, हमारी जो प्राइम डिमांड है, जो टेम्पल बिल जो है, जो विधानसभा में पेंडिंग थी, और वो बिल अभी बिल्कुल रद्द हो चुकी है। और हम चाहते हैं जितने भी श्राइनर्स कश्मीर वैली के अंदर है उनको एक बिल के तहत लाया जाए, जिसको कहते हैं टेम्पल बिल। लेकिन बीजेपी ने भी, अशोक खुजिया ने जो वो एमएलए थे उसकी मुखालफत की जब उस टाइम नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, और आज जो है इस सरकार ने भी वही किया। यानी सरकारें बदलती रही, जी सरकारें बदलती रही। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरकारें बदलती रही लेकिन सरकार का चरित्र नहीं बदला, काम वही रहा, सिर्फ नाम बदलता गया। मैं अब एक और कॉलर चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक और कॉलर, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ नमस्कार मैम, मैं जी बंसीलाल पंडिता बोल रहा हूँ। जी 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 बोलिए, अपनी बात बोलिए। जी हाँ मैं बंसीलाल पंडिता बोल रहा हूँ। मैं भी कश्मीर से बिलोंग कर रहा हूँ। मैं राइट नाउ मैं गुजरात में हूँ जी। तो मैं ये जो चीजें अब डिस्कशन तो ठीक है, अच्छा नहीं, ये ऐसे लोगों के लिए जो बोलते हैं ना, ये लोग वापस गवर्नमेंट को बताते ये बात। आज हमारी जमीन है वहाँ पे, जो जमीन ज्यादा, हमारे पास 2-3 मकान थे वहाँ पे, वो और जमीन, बहुत सारी जमीन थी हमारी वहाँ पे, उनने सारा कब्जा कर दिया है वहाँ पे। अभी जब भी जाते हैं, 2-3 बार हम लोग गए वहाँ पे, लड़ा गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को उसके बारे में भी सोचना चाहिए ऐसे चीजों के लिए। तो आज अगर ऐसा बोले नहीं, आप जाओ वहाँ पे, कोई आप में एमएलए आए थे वो लंगेर वाले, कुछ बात दिखा रहे थे उसके। ठीक है समझ गई, मैं आपकी बात भी समझ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कमल किशोर जी आपके पास अब आती हूँ, मैं फिर उसके बाद जमीन जी के पास जाऊंगी। आपने सुना दो, आप यहाँ पर जो खास मेहमान है, उसके अलावा जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। ज़मीनें तो हैं जी, लेकिन ज़मीन पर दूसरों का कब्जा हो गया है। अब हम अपनी बातें कहने के लिए जाते हैं तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं होता है, तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? देखिए, जाने ना जाने का सवाल तो तब उठेगा जैसा कि अभी मेरे मित्र ने बताया कि सबसे पहले आप लाल चौक पर एक तिरंगा झंडा लहराकर दिखा दीजिए। जाना ना जाना तो कश्मीरी पंडितों को बाद में डिसीजन लेना है। और सच्चाई यह है, धरातल पर कोई भी ऐसा प्रयास नहीं हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, जब 1989 में ये सब शुरू हुआ था सब, उस वक्त कहने के लिए सरकार थी, फारूक अब्दुल्ला रिजाइन करके भाग गया था अपनी जिम्मेदारी से, प्रशासन पूरी तरह से गायब था। उसको सिर्फ नॉन गवर्नेंस का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कश्मीर का प्रशासन, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन सब जो है गायब था। हर मस्जिद से ऐलान हो रहा था, हिंदुओं घाटी छोड़ दो या इस्लाम ग्रहण करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। कमोबेश वही स्थिति आज 27 साल बाद बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद आपने देखी है। और जो ये लोग कहते हैं ना कि कश्मीरी मुसलमान आपको चाहता है कि आप वापस आइए, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। क्योंकि 19 जनवरी 1990 की रात को जो सड़कों पर 40,000 से ज्यादा मुसलमान और JKLF के मुजाहिदीन थे, हाथों में AK-47 और अदर टाइप्स के वेपन्स लेकर के, और जो हर मस्जिद से और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से ऐलान हो रहा था,
वो पाक सपोर्टेड टेररिस्ट नहीं थे, कश्मीर का लोकल मुसलमान था। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या कश्मीर का मुसलमान कश्मीर में हिंदुओं को बर्दाश्त करना चाहता है या नहीं। आपने देखा होगा 8 साल पहले जब अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए थोड़ी सी जमीन सरकार ने देनी चाहिए थी, तब वहां पर महीनों तक यही हाल रहा था जो अभी पिछले महीने बुरहान के एनकाउंटर के बाद रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जिस उमर अब्दुल्ला ने आज कश्मीरी हिंदुओं को वापस लाने के लिए J&K असेंबली में प्रस्ताव लेकर आया है, ये उन्हीं की सरकार थी 1986 में सबसे पहले जो लूट पाट और मंदिरों का जलाने का सिलसिला हुआ था, इन्हीं की पार्टी के मुखिया थे GM शाह, और वो आज तक वही चला आ रहा है। आप मुझे बता दीजिए, उसके बाद 3 बार गवर्नमेंट आ चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, एक भी पनिशमेंट बता दीजिए और मैं 1 दर्जन से ऊपर नरसंहार आपको गिना देता हूं हिंदुओं के ऊपर हुए हैं। सिर्फ लिप सर्विस के अलावा अब्दुल्ला परिवार ने भी कुछ नहीं करा, और जो PDP है वो भी प्रो टेररिस्ट और प्रो सेपरेटिस्ट रही है। आज तक अफजल गुरु को PDP अपना हीरो मानती है, उसको आज तक उन्होंने एक आतंकवादी घोषित नहीं करा नहीं किया, जबकि उनकी कब्रों पर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो सिर्फ जबानी जमा खर्च हो रहा है, और सेंटर से इनके नाम पर, कश्मीरी पंडितों के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, उसे चबाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, और जिनकी जिम्मेदारी है कि कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करें, वो अपनी जिम्मेदारी से दूर हटते हुए नजर आ रहे हैं। जुबानी तौर पर तो दिखाई देता है, लेकिन कथनी और करनी में जो फर्क है वो भी साफ नजर आता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार भी इस बहुत महत्वपूर्ण बातचीत को जारी रखेंगे। तो खास तौर से पॉलिटिकल पर्सनालिटीज ये कह रही हैं कश्मीरी हिंदुओं के लिए कि पॉलिटिकल सिस्टम चाहता है कि ये लोग वापस आएं, लेकिन फिर वही सवाल है कि चाहता है और चाहत के लिए क्या जो सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए वो सरकारें दे पाएंगी इन कश्मीरी हिंदुओं को, ये एक बड़ा सवाल है। हम आगे अपने मेहमानों के पास पहुंचे, उससे पहले बीजेपी विधायक रविंद्र रैना इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं, इसे भी सुन लेते हैं। इज्जत, मान, सम्मान के साथ कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी सिखों की और कश्मीर से निकले राष्ट्रवादी मुसलमानों की वापस कश्मीर में सुरक्षित घर वापसी हो, वहां अपना इज्जत के साथ और पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो वहां अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सके। इस रेजोल्यूशन का भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया है, और हम चाहते हैं कि कश्मीर के हालात एक बार फिर से नॉर्मल हों और आम आदमी सुख, चैन और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर सके, और इसके लिए हमको मिलजुल कर एक ऐसा माहौल बनाना है। हम इस रेजोल्यूशन का समर्थन करते हैं। तो बातों में तो बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन क्या करने में वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है? जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, कथनी और करनी में जो अंतर है वो तो नजर आ रहा है। वापस लौटते हैं अपने मेहमानों के पास। मैं अब संदीप राजकौल के पास चलना चाहूंगी। संदीप जी, आपने सुना कि जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं, जो भी प्रतिनिधि हैं, बार बार हर कोई एक ही बात कहता है कि हम चाहते हैं कि सम्मान के साथ वापस लौटें, उनकी सुरक्षा को हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन अभी जब ब्रेक हुआ था और मेरी आपसे बात हो रही थी, मैं चाहूंगी कि आप उस वाकये का जिक्र ऑन एयर जरूर करें कि जब आप वहां पहुंचे थे तो वहां के क्या हालात थे और किस तरीके से आपको जो स्थिति बनी थी जिससे रूबरू होना पड़ा था, वो है दरअसल सच्चाई जो ये राजनेता नहीं समझ रहे हैं। जी देखिए, एक जितने भी सेपरेटिस्ट्स हैं और उनके जितने भी समर्थक हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस ही हो, जैसे कि एक हमारे इंजीनियर राशिद भी है, वो भी उनके समर्थक है, तो वो ये बार बार सेपरेटिस्ट प्लस ये एक सेक्ट जो है, ये बार बार ये बयान देता है कि कश्मीरी पंडितों को वापस पुनः उन्हीं जगहों पे बसाया जाए जहाँ से वो निकले थे। मगर वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे मैं गया था जहाँ पे मैं रहता था, रैनावारी एरिया में, और मैं हैरान हुआ। मैं मतलब गलियों में घूमा, सब जगह घूमा, मैं किसी को पहचान ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से 1 घंटा घूमने के बाद मुझे एक बंदा मिला जिसको मैं पहचानता था। बाद में मुझे ये पता चला कि वो एरिया जो था जहाँ पे कम से कम 300-400 कश्मीरी पंडित फैमिलीज रहती थी और कम से कम 5000 कश्मीरी मुस्लिम फैमिलीज रहती थी। अब वहाँ पे क्या हुआ कि आज की डेट में जो वहाँ के लोकल बाशिंदे थे, जो उस टाइम पे कश्मीरी पंडितों के साथ रहते थे, वो टोटल 30 या 35 घर बचे हैं। टोटल 30 या 35 घर। ऐसा ही सीन पूरी कश्मीर घाटी में है, हर एक जगह पे है जहाँ जहाँ पे कश्मीरी पंडित रहता था। तो अगर ये अब ये बात कह रहे हैं कि इनको वापस पुनः उन्हीं जगहों पे बसाओ, तो
वो माहौल कैसे क्रिएट होगा? कैसे बस वो हमारे नेबर तो है नहीं ना अब, हमारे जो जिनके साथ हम रहते थे वो तो है ही नहीं, वो तो कहीं और चले गए हैं। तो ये सब जो है ये सब आई वॉश है बेसिकली, इसमें कोई सच्चाई नहीं। ठीक है, मैं अंजलि जी के पास जाऊं उससे पहले मैं कमल किशोर जी से एक सवाल करना चाहूंगी। कमल जी, जैसे कि अभी सुरेंद्र जी भी कह रहे हैं, संदीप जी भी कह रहे हैं, रवि जी भी, मतलब हर कोई एक ही बात कह रहा है कि माहौल नहीं है, माहौल नहीं है। एक जो बड़ा सवाल है, राजनेता जो कर रहे हैं वो हमारे देश की विडंबना है, वो हम देखते आए हैं, लेकिन वहाँ पर अलगाववादी हैं जो कैसी राग अलापते हैं हम देखते आए हैं। लेकिन क्या वहाँ का जो मुसलमान है, कहते हैं ना कि वहाँ पे क्योंकि उस वक्त भी मुसलमान और हिंदू साथ में रहते थे, क्या वहाँ पर भी मुसलमानों में क्या दो धड़े बटे हुए हैं? क्या वहाँ का एक धड़ा ऐसा है जो चाहता है कि ये कश्मीरी हिंदू वापस आए, या वाकई सबके सब एक जैसे हो चुके हैं? क्योंकि हम बहुत सारे बयान ये भी सुनते हैं जो कश्मीर से जो मुसलमान हैं वो बोलते हैं कि हमें बदनाम किया जाता है, हम तो चाहते हैं कि हमारे भाई वापस आए। तो ये सच्चाई है या वाकई दो धड़े हैं वहाँ पर? देखिए, कोई भी दो धड़ा नहीं है। हाँ। धड़ा एक ही है। सिर्फ कहने के लिए ये बातें अच्छी लगती हैं, हम सभ्य समाज में रहते हैं कि वो आए और रहें। मुझे आप एक चीज़ बताइए, वो आज़ादी मांग रहे हैं हिंदुस्तान से, आज़ादी तो हमने भी मांगी थी अंग्रेजों से, लेकिन किसी धर्म विशेष को हमने देश के किसी एक हिस्से से किक ऑफ नहीं कर दिया था। बिल्कुल। अगर कश्मीर का मुसलमान चाहता कि वहाँ पर कश्मीरी पंडित, सिख और अदर हिंदूज रहें, तो वो धर्म के नाम पर उनको वहां से निकाला नहीं गया होता। नंबर 1। नंबर 2, जब कोई छोटा सा काम होता है बांग्लादेश में, मिस्र में, सीरिया में या फिलीपींस में, कहीं पर भी, अभी रोहिंग्या मुसलमानों का ही केस देख लीजिए, तो बंबई के आज़ाद मैदान में रैली होती है, जम्मू में रैली होती है, कहीं पर भी दुनिया भर में किसी भी कोने में अगर मुसलमान के साथ कुछ होता है तो इस देश का मुसलमान भी उसके साथ खड़ा होता है। तो कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में कभी कोई रैली हुई? कभी किसी राजनीतिक दल ने, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा उछाला था बीजेपी ने, क्या कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाने का मुद्दा उछाला? नंबर 1। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर गए थे तो उन्होंने सबसे पहले जो बातें बोली थी, उन 5 बातों में ये भी महत्वपूर्ण बात थी, उन्होंने कहा था कि हमारी जिम्मेदारी है कि कश्मीरी पंडित यहाँ आए और मैं ऐसा करके रहूंगा। मैं उनकी बात की सराहना करता हूँ। अगर वो समझते हैं ऐसा कि हमारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी तो सभी ले रहे हैं, प्रदेश सरकार भी लेती है, केंद्र सरकार भी लेती है, हर राजनीतिक दल, आपने खुद ही अभी दिखाया है कि सब लोग कहते हैं कि हाँ ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार कहीं पर भी मुसलमान के साथ कुछ होता है तब इस देश का मुसलमान खड़ा हो जाता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर का मुसलमान ने कब रैली करा, कब कोई प्रदर्शन करा, धरना करा? इसमें एक और मैं छोटा सा आपको एडिशन, मैं इसमें आप इससे आऊंगी, एक कॉलर सुन लेते हैं। कॉलर जुड़ गए। जी बोले, अपना नाम बताएं और अपनी बात रखिए। जी, ये कह रहा है ये जो कश्मीरी पंडितों के 27 साल हो गए इसके, और इसकी तो कोई भी अभी तक नहीं उठा रहा। जो एक कश्मीरी मुस्लिम लड़की जायरा को जरा सा अलगाववादी ने कुछ कह दिया, वो तुरंत उठा दिया। ना इसमें आमिर खान बोलता है, ना मीडिया कुछ बोलता है, क्योंकि दोनों की आमिर खान की फिल्में आई हैं जायरा जी, इसलिए मीडिया को इसमें परेशानी हुई। कश्मीरी पंडितों तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और अरब देशों से पैसा आता है इनको, जैसे न्यूज 18 इंडिया की प्रीति सिंह और NDTV के नमिनी शर्मा, ये दोनों है इसमें मिली हुई, दोनों को पैसा मिलता है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल। अब कोई और मीडिया उठाए ना उठाए, लेकिन सुदर्शन न्यूज लगातार कश्मीरी हिंदुओं की आवाज उठाता रहा है और हम आगे भी उनके इस मुहिम में साथ खड़े रहेंगे। एक और कॉलर ले लेते हैं, फिर मैं आती हूँ कमल जी आपके पास। जी बोलिए। हाँ जी, मैं दुनिया से बात कर रहा हूँ। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। कश्मीर पंडितों के साथ जो दर्दनाक नरसंहार हुआ है, तो अभी उसके ऊपर तो एक सभी पार्टियों ने एकजुट बनाकर सभी कश्मीर पंडितों को अगर कश्मीर में स्थापित किया तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। संसद या फिर कोई निर्णय देगी, संसद निर्णय देगा, उसके हिसाब से नहीं तो सभी पार्टियों के, सभी दलों के, सभी हिसाब से हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, सभी को फिर से कश्मीर में उनको उनका हक मिलना चाहिए। और धारा 370 जो है वो हटाकर सभी कश्मीरियों को बराबर का न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमल किशोर जी, जब भी बात आएगी तब धारा 370 की भी बात आ जाएगी, जरूर आएगी। ठीक है, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और इन कॉलर ने भी कहा कि धारा 370 हटनी चाहिए।
मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, बंगाल में तो धारा 370 नहीं है, उत्तर प्रदेश के कैराना में तो 370 नहीं है। सबसे बड़ा सवाल जो 70 साल में डेवलप हुआ है कि एक बहुत बड़ी अफवाह इस देश में फैलाई गई है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। मुझे आप एक चीज बताइए, जहां पर धारा 370 नहीं है वहां से भी हिंदुओं को निकाला जा रहा है। कश्मीर की हर मस्जिद ये बोलती है कि दुनिया का हर मुसलमान हमारा भाई है, और हमें ये सिखाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो इस तरीके से धारा 370 है या नहीं, कश्मीर के मुसलमान का जनमानस हम लोगों को डाइजेस्ट करने के लिए तैयार होना चाहिए। जो आग उनके दिलों में भर दी गई है कि हम उनके दुश्मन हैं, उसे कैसे निकाला जाए। और दूसरी चीज, धारा 370 जो आपने हटाने का कहा है, उसके लिए बहुत लोग लगे हुए हैं, उसके लिए सबके पास फार्मूले हैं, और बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, वो इसके लिए बेस्ट आपके पास पर्सन है। आप कभी उनके विचार सुनिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने धारा 370 हटाई, जो आपका लीगल प्रोसेस है, कश्मीर फिर जलेगा। इसके लिए आपको कश्मीर के युवाओं का जनमानस तैयार करना पड़ेगा। माइंडसेट, मैं छोटी सी चीज, मैं छोटा सा जनमानस माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि आप एक इस शो के ऊपर बुलाइए, एक और एक कार्यक्रम कीजिए, उसमें कश्मीर के युवाओं को बुलाइए। आप कश्मीर के युवा से यह पूछिए कि आपको धारा 370 की वजह से ऐसा क्या मिला जो उत्तर प्रदेश के युवा को नहीं मिला, जो मध्य प्रदेश को, पंजाब को, हरियाणा को नहीं मिला। सिर्फ इसका पालन पोषण 370 का कश्मीर के राजनेता इसलिए कर रहे हैं कि उनके भ्रष्टाचार दबे रहे, क्योंकि भारतीय कानून वहां लागू नहीं होते। ठीक है, रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अंजलि जी के पास आऊंगी। रविंद्र जी, देखिए, ये 370 और ये सब जो है, ये बहुत बड़े जो है टॉपिक्स हैं। मेरे ख्याल में इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। अभी हम खाली कश्मीरी पंडित को इसकी बात करें। कश्मीरी पंडित्स का जो भी फैसला करना है रिहैबिलिटेशन और वापसी का, वो उसमें एक एपेक्स बॉडी बनाई जाए। ये हम पहले से एक डिमांड रख रहे हैं। कश्मीरी पंडित इज एज इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर एज इम्पोर्टेंट एज कश्मीरी मुस्लिम। हमारे से बात करें, एक एपेक्स बॉडी बनाए नेशनल लेवल पे, भले हमारी 50 ऑर्गेनाइजेशन से हमें सुना जाए, गवर्नमेंट सो मोटो एक्शन ले। अब 370 की बात है या इससे और भी ऊंची बातें हैं, उनको क्या, हम तो टेम्पल बिल आज तक पेश नहीं कर पाए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन टेम्पल बिल के लिए लड़ रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पिलग्रिमेज के लिए लड़ रही है। हम अभी खाली कश्मीरी मुस्लिम्स को नहीं फेस कर रहे हैं, मैंने फेस किया पीओके के मुस्लिम्स को। इंडिविजुअल लेवल पे बहुत बढ़िया हो रहा है। शारदा टेम्पल का हम पिलग्रिमेज को चालू करना चाह रहे हैं, क्या वो हो रहा है? जो हम यानी लैक ऑफ जो कम्युनिकेशन है, वो उस लैक को खत्म करना होगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी बोलिए। जी जी बोलिए, अपनी बात रखिए। हेलो मैडम, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी आप ये सुदर्शन मिश्र जो बता रहे हो, ठीक है, तो आप हर जगह पे जो दंगे हुए हैं, मुसलमान हिंदू के हर जगह पे दंगे हो रहे हैं, तो वो अभी हिंदू मुसलमान के लिए जो सही मुसलमान है उनको भी तकलीफ हो रही है, सही हिंदू उनको भी तकलीफ हो रही है। अभी ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब मिलजुल कर रह रहे हैं। आपको ये जो कश्मीर का मसला है, कश्मीर का मसला मुझे नहीं लग रहा है कि ये पूरे अभी तक का जो मेन मसला है कश्मीर का मसला है, तो वो पहले निपटना चाहिए। दंगे तो गुजरात में भी हुए थे मैडम, वहाँ पे भी मुसलमान मरे थे, हिंदू भी मरे थे। काफी ऐसे हुए हैं मसले जिनके लिए हम सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुझे ये कहना है कि हर बार ऐसे कुछ न्यूज मत आप दिखा रहे हो कि हिंदू मुसलमान के झगड़े हुए, मुसलमान गलत है, हिंदू गलत है, आतंकवादी हर आतंकवादी। ठीक है, मैं समझ गई जो आप जो कहना चाह रहे हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसी एक को आप नहीं कह रहे, लेकिन ये कमल जी हमारे साथ है, हमारे गेस्ट पैनल में, आपसे कुछ आपकी बात का ही जवाब देना चाह रहे हैं। कमल जी सर नमस्कार, मैं आपके सवाल का एक जवाब देना चाहूंगा छोटा सा। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? उनको पहुंच रही है आवाज, आप बोलिए, आप बोलिए। आपने कहा कि इसमें अच्छे और सच्चे मुसलमान भी पिस रहे हैं। जो पार्लियामेंट पे हमला करते हैं वो सच्चे मुसलमान नहीं है, जो JKLF के आतंकवादी है वो सच्चे मुसलमान नहीं है, जो कैराना से, मेरी बात सुनिए भाई साहब, आपने एक सवाल एक बात बोली नहीं, आप पहले प्लीज मैं आप मुझे जवाब दे देने दीजिए, फिर मैं आपकी पूरी बात दोबारा सुनूंगा। आपने एक सवाल खड़ा किया है, ठीक है, जो कैराना से हिंदुओं को भगाते हैं वो सच्चे मुसलमान नहीं है। जो कहते हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, एक बहुत बड़े मुसलमान ने, जो एक मौलवी है, एक कार्यक्रम में उन्होंने मुझसे कहा कि हिंदू हमारे बड़े भाई हैं और मुसलमान हम छोटे भाई हैं, हम छोटे भाई की तरह रहना चाहते हैं। मैं तो बड़े भाई का फर्ज 70 साल से अदा कर रहा हूं। मैंने तो पाकिस्तान दे दिया, अल्पसंख्यक का दर्जा दे करके 50 तरह की सुविधाएं दे दी,
छोटे भाई ने मुझे ही आंखें दिखाते हैं, मुझे कश्मीर से भगाया, कैराना से भगाया। और बताइए सच्चे मुसलमान अगर अच्छे मुसलमान वो हैं तो उन्होंने इनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं की? सिर्फ आप झगड़ा नहीं करते इसलिए अच्छे नहीं है। ठीक है, आप गलत चीज का विरोध कीजिए। ठीक है, गलत चीज का विरोध होना चाहिए। हालांकि हम यहाँ पर हम किसी एक धर्म विशेष को लेकर हम इस पर किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। हकीकत यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, उनकी परसेंटेज कम है, लेकिन फिर भी इस देश में 2-3% ऐसे मुस्लिम हैं जो चाहते हैं कि सही तरीके से हम सब साथ साथ रहें। और हमारे सुदर्शन न्यूज पर भी बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादी मुसलमान आते भी रहते हैं। बहरहाल मैं अंजलि जी आपके पास आती हूँ। युवाओं की जब बात होती है, युवा असेट होता है, हमारे देश का असेट है, क्योंकि 65% युवा देश कहा जा रहा है। जम्मू कश्मीर की युवा आबादी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ जम्मू कश्मीर में पत्थर थमा दिया जाता है, बंदूक थमाई जा रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर रोजगार हुआ ही नहीं, रोजगार को लेकर कोई चीज़ें नहीं हुई। आज अगर वहाँ का युवा मुस्लिम भी आज कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ है, उसकी क्या एक वजह आप ये मानते हैं कि उसका फ्रस्ट्रेशन जो था वो कहीं ना कहीं से निकलता है जो हिंदू कश्मीरी हैं? क्या ऐसी जो बातें कही जाती हैं आप मानते हैं, इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं पहले एक कॉलर का वो जवाब देती हूँ कि ज़ायरा की जब बात चली थी कि ज़ायरा पर उंगली उठाई गई उस फिल्म को लेकर के, मैं ये कहूँगी कि जब गोल्ड मेडल लेकर तजम्मुल आई थी तब क्यों नहीं बात चली। तो आप युवा की बात कर रही हैं, उनको इन 27 सालों में जो पैदा हुए वहाँ पर, या हम कश्मीरी पंडित्स में यहाँ पर जो बच्चे पैदा हुए, उनको एक एक्सपोजर ही नहीं मिला। और उस एक्सपोजर ना होने की वजह से जो उनका टोटल मतलब घर के अंदर ही वो रहते हैं, उन्होंने भी सहा, हमने भी सहा, लेकिन उन्होंने भी सहा। हर घर में एक मौत है। तो उस निकालने के लिए, उस भड़ास को निकालने के लिए, या कोई एक ऐसी वजह है जो जैसा कि बात चली कि अनप्रेडिक्टेबल है, वहाँ कभी भी कुछ हो सकता है। तो आपने कहा कि सरकार, ये जो नई सरकार बनी, इस नई सरकार ने लास्ट ईयर एक कदम उठाया था दोबारा जोड़ने का, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने ऐसे थिएटर वर्कशॉप्स शुरू किए थे वहाँ पर। उसके बाद एक दोबारा से एक अनप्रेडिक्टेबल जो बुरहान का किस्सा चला, तो उससे पहले उन्होंने काफ़ी मेहनत से हम लोगों को बुलाया और वहाँ पर हमने थिएटर वर्कशॉप्स किए, उन लोगों के साथ इंटरेक्शन किया। वहाँ के स्टूडेंट्स अब भी मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और 26 जनवरी मना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं इस स्नोफॉल में। मैं आपकी बात को कैरी ऑन करूंगी। एक कॉलर रहे हमारे साथ, बहुत देर से जुड़े हुए हैं, उनकी बात सुन लेते हैं पहले। जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। ऐसे आपके नीचे कड़े कोट वाला बैठा नहीं, ये हर बार हिंदू मुसलमान कर रहा है, ये क्या आदमी है ये? ऐसे आपको पहले तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि आप हमारे गेस्ट पैनल में जो लोग हैं वो काफी मर्यादित हैं, आप भी हमारे दर्शक हैं, और मैं आपसे अनुरोध करूंगी मर्यादा में बात करें। उन्होंने अपनी बात रखी है, आप अपनी बात रखें, व्यक्तिगत कोई भी प्रहार नहीं। आप अपनी बात रखना चाहते हैं, आप अपनी बात रखें, उन्होंने अपनी बात रखी। मैं ये बात रख रहा हूँ कि इसको ज्यादा हिंदू मुसलमान चलिए, बहुत सारे ऐसे दर्शक होते हैं जो शायद समझ नहीं पाते चीज़ों को, और यहाँ पर हम पहले भी बोल चुके हैं कि हम किसी विशेष समुदाय को लेकर किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सच है उस सच को स्वीकारना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है। अंजलि जी आप अपनी बात कैरी कर सकती हैं। जी हाँ, मैं कह रही थी कि वहाँ पर अभी भी स्टूडेंट है। जब मैं उनसे मिली, जब मैंने वहाँ पर थिएटर वर्कशॉप्स किए, तो उन्होंने अपनी बात रखी। और पहले तो उन्होंने मुझे समझा कि ये दिल्ली से आई हैं, पता नहीं क्या कौन है, क्योंकि उनको कश्मीरी पंडित कल्चर के बारे में कुछ नहीं मालूम था। लेकिन जब मैंने उनकी ज़बान में, यानी कि अपनी कश्मीरी ज़बान में बात की, तो वो लोग सब कुछ भूल गई। वहाँ की वो जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल सब कुछ, 16-17 साल की लड़कियां बिल्कुल सब कुछ भूल गई, अपनी ज़बान, अपने लोकगीत गाए उनके साथ में। तो एक इंटरेक्शन होना, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही ज़रूरी है। हमारे अपने घर की बात है तो हमारा पंडित्स का और उनका इंटरेक्शन होना बहुत ही जरूरी है, जो मैं समझती हूँ। यानी इंटरेक्शन। हाँ रविंद्र जी कुछ कह रहे हैं। हाँ। इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जो युवा पीढ़ी वहाँ की है, हम लोग कश्मीरी पंडित उनके लिए एक्सटिंक्ट है, वो नई कोई जात दिख रही है उनको, ये क्या क्रिएचर है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं गांव में चल रहा था अपना चाडोरा की तरफ, तो युवा पीढ़ी वहाँ मेरे टीकों को देख के अपनी लैंग्वेज में, कश्मीरी लैंग्वेज में बोल रही, ये क्या इसके माथे को हो गया, ये कैसे लाल हो गया, ये क्या। बिकॉज देन आई हैव टू एक्सप्लेन देम ये क्या है। और उनके बुजुर्ग आगे
पब्लिक टू पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैंने सिर्फ यहाँ नहीं देखा, मैं अभी आपको बता रहा था, मैं पीओके के लोगों के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा हूँ जो गुलाम कश्मीर में अभी हम शारदा यात्रा की पूरी तैयारी कर रहे हैं कि हम वहाँ जाएं। बाकी पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल हमें कश्मीरी पंडित को कहीं पे भी वो सपोर्ट नहीं मिला, चाहे वो केंद्रीय सरकार है, मैं साफ बताऊंगा भाजपा की सरकार हो, कोई 4 मंत्रियों से हम मिले, शारदा यात्रा शुरू हो जाए, जैसे ननकाना साहब आप सिख जत्था जाता है हर साल, कश्मीरी पंडित 1947 के बाद आज तक नहीं गया। 4 मंत्रियों से मैं खुद मिला हूँ, मेमोरेंडम पेश किया हूँ, डिस्कस किया हूँ। मेरे ख्याल में वो फाइल मेरे चले जाने के बाद डस्टबिन में फेंक देते हैं। और आज की डेट में पीओके वालों से भी हम वहाँ के उसकी वजह है ना कि अगर और इंडिविजुअल लेवल पे मैं कम से कम वहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन, मैं फूल चढ़ा के वहाँ पे जो है फोटो चढ़ा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। तो क्या केंद्रीय सरकार ने, अगर हम टेम्पल्स अभी नहीं कर पा रहे हैं तो जिनके लिए उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एक भी टेम्पल में उनको रिबिल्डिंग में मुझे दिख रहा है कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हमने 50 मंदिर एपीएमसीसी ने कम से कम नए सिरे से तामीर किए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे वो ठीक है, पर माइंडसेट जो पॉलिटिकल है और फंडामेंटलिस्ट का, वो सारा गेम खराब, वो गेम खराब कर रहे हैं, उनका सारे सपोर्ट लोग खराब नहीं है। चलिए, सुब्रमण्यम स्वामी का जिक्र आया था, उन्होंने खास तौर से इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक कुछ खास पहलू हमारे बीच रखने की कोशिश की थी। क्या कुछ किस तरीके से इस समस्या का समाधान हो सकता है, वो हल क्या है, वो समाधान क्या है, उनके शब्दों में सुनते हैं। जो 5 लाख कश्मीरी पंडितों को बाहर भगा दिया गया है, उनके जगह में 10 लाख भूतपूर्व सैनिक, हमारे देश में 1 करोड़ भूतपूर्व सैनिक हैं, उनमें से 10 लाख को छांट के उनको हथियार देकर, पैसा देकर कश्मीर में जाकर बसने के लिए कहना चाहिए। कश्मीर का 1 इंच हम नहीं देंगे, भले वो चाइना के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो। आज युद्ध करके नहीं ले सकते हैं तो कल ले सकते हैं। ये अपनी दृढ़ एक संकल्प होनी चाहिए। ये ढीलापन से सारे टेररिस्ट फायदा उठा रहे हैं। सुरेंद्र मिर्जा जी, मैं आपके पास आती हूँ। ये डेमोग्राफी चेंज करने की बात नहीं, चाइना में भी देखिए कुछ ऐसा ही हुआ। भूतपूर्व सैनिक क्या कर लेंगे, क्या एक बात कर रहे हैं। दिस इज प्योर पॉलिटिकल स्टेटमेंट। इसका कश्मीरी पंडित की प्रॉब्लम से, कश्मीरी कोई प्रॉब्लम से कोई अच्छा, वक्त कम है तो आपके शब्दों में हल क्या होना चाहिए? सुरेंद्र जी, पहले आप ही। देखिए, जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज की बात है, मैंने पिछले 27 साल में देखा, नोबडी इज इंटरेस्टेड। कोई पॉलिटिकल पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है, सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी मुसलमानों की स्किन पे। हल क्या होना चाहिए, समाधान आपके शब्दों में क्या होना चाहिए? समाधान, हाँ, एक करके सुरेंद्र जी। समाधान इसमें हमने निकालना है, ग्रास रूट से हम लोगों ने, वहां के मुसलमानों ने मिलके निकालना है, प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प अस डूइंग दैट। ठीक है, वहां से कोई हेल्प नहीं है, कहीं से कोई भी सपोर्ट नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, संदीप कौल जी, ग्रास रूट से हल तो निकलेगा बातचीत से, लेकिन जब माइंडसेट ही नहीं चेंज हो पा रहे हैं तो ये कैसे हो पाएगा? देखिए, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। ये जो कश्मीरी पंडितों की लड़ाई है, ये उनकी अपनी लड़ाई है। मैं तो कहता हूँ वो 10 लाख लोगों के साथ 5 लाख कश्मीरी पंडितों को भी जाना चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। हमारी लड़ाई है, हमको लड़ना पड़ेगा। कोई ये सोचे कोई बाहर से आएगा, विदेश से आएगा, वैसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं सुब्रमण्यम स्वामी की बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। रविंद्र जी, देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन एपीएमसीसी ने बड़ी क्लियर एक स्ट्रेटजी बनाई थी। जो टेम्पल्स हैं, जो हमारे श्राइन्स हैं वहाँ पे, उनको अगर हम चालू करें हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर जिला में, तो एक इंटरेक्शन हो सकता है, और हुआ भी है बहुत। वेताल भैरव हमने रैनावारी में शुरू किया, इंटरेक्शन बढ़ता गया, और इंटरेक्शन बिटवीन पब्लिक टू पब्लिक, पॉलिटिकल कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अंजलि जी, लास्ट कमेंट। जैसा मैंने कहा कि पहले भी कि हमारी जो नींव है कश्मीर की, कश्मीर के लोगों की, वो कंपोजिट कल्चर पे है। जो अमरनाथ यात्रा है वो भी एक कंपोजिट कल्चर है, उसको हम न वहाँ के लोग मना कर सकते हैं, न यहाँ के लोग मना कर सकते। तो इंटरेक्शन बहुत जरूरी है वहाँ के लोगों के साथ, और हमारे अपने घर की बात है, अपने लोगों की बात है, तो हमें खुद ही अपने लोगों को मिलकर ही करना होगा। कमल जी, लास्ट कमेंट। कमल जी, इसमें ये है कि अगर वापस जाना है तो
दिल से अगर चाहते हैं वापस जाएं तो सबको धरातल पर आकर के प्रयास करना होगा। जवानी जमाखट 27 साल से चल रहा है। ठीक है, यानी मिलकर प्रयास करना होगा। अपनी बात है, अपनी हक की लड़ाई है तो अपनों को साथ आना होगा। राजनेताओं और राजनीति से कुछ नहीं होने वाला, ये अपनेपन की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपना आशियाना इन कश्मीरी हिंदुओं को जरूर मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और एक उम्मीद भरे नगमे के साथ भी छोड़कर जाते हैं कि कश्मीर की असली कश्मीरियत वापस जरूर लौटेगी।